बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर तक जो है वो हमने लेक्चर रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो हार्मोनिक मीन तक कर लिया था ग्रुप डाटा के लिए, और उसके बाद मीडियन का जो एग्जांपल है वो रह गया था। तो मीडियन के लिए जो है वो डाटा वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऊपर वाले एग्जांपल में इस्तेमाल हुआ। हमें क्लास लिमिट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। फर्स्ट टू कॉलम गिवन है, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? मीडियन ग्रुप चूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें मीडियन ग्रुप चूज़ करने के लिए कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है कि आपने हर प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को जो है वो नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते जाना है, और जितनी प्रीवियस होंगी वो अगले ग्रुप के साथ एज इट इज चलती रहेंगी। तो फर्स्ट ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है, वो उसी तरह ही आ जाएगी क्योंकि इससे पीछे कोई भी आपका ग्रुप नहीं है। अब नेक्स्ट ग्रुप जो है वो उसमें इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी और इससे प्रीवियस ग्रुप वाली फ्रीक्वेंसी 9 + 10, इसकी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? 19। अब इससे नेक्स्ट ग्रुप पे जाएंगे तो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? इसी 19 में आप अगली फ्रीक्वेंसी अगले ग्रुप की ऐड करेंगे 17, तो आपके पास नेक्स्ट ग्रुप की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। इसी तरह जितनी प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसीज हैं वो तमाम की तमाम ऐड अप होती जाएंगी और हर नेक्स्ट ग्रुप की जो है वो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। अच्छा, इसमें से जो है वो मीडियन ग्रुप कैसे चूज़ होगा? जब कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई है तो मीडियन ग्रुप हमने चूज़ करना होता है जिसमें सेंट्रल वैल्यू, जिसमें मिड वाली वैल्यू जो कि डाटा को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दे, ऐसी वैल्यू चूज़ करनी होती है। तो उसके लिए फिर हम जो है वो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर देखते हैं कि किस क्लास में हमारा n/2 जो है वो फर्स्ट टाइम कंटेन कर रहे हैं। तो n/2 एक्चुअली n क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 थी टोटल सम करने से, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ गया 30। अब इस 30 को हमने देखना है कि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट टाइम किस ग्रुप के सामने लाई कर रहे हैं। क्या फर्स्ट ग्रुप 9 कंटेन करता है 30 को? आंसर है नो। 19 अगेन आंसर है नो। तो जो फर्स्ट ग्रुप है जिसे 30 कंटेन करता है वो है 36। तो 36 कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने से हमने देखा, और ये पूरी जो आपकी रो है इसको हमने हाईलाइट कर लिया। ये पूरा ग्रुप जो है ये हमारा मीडियन ग्रुप कहलाएगा। बाकी टर्म जो है वो हमने मेंशन कर दी थी जब फार्मूला डिस्कस किया था। अब इसमें एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, तो इसका मतलब है हमें क्लास लिमिट गिवन है तो हमने उससे क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका हमने देखा था कि दो कंसेक्टिव क्लास के जो एंड नंबर और स्टार्टिंग नंबर जो है इनका डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय 2 करना है। इनिशियल वाले पॉइंट में से माइनस करेंगे, फाइनल पॉइंट में ऐड करेंगे, हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप जो है वो एल के इक्वल जिसको हमने रखा हुआ है 104.5 प्लस उसके बाद जो है वो हमारे पास n/2 माइनस सी जो है वो प्रीसीडिंग ग्रुप की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये 19 जो है ये प्रीसीडिंग ग्रुप की
कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी के इक्वल आ गई, n/2 का आंसर 60/2 है। माड ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है f वो है 16 हमारे पास, सॉरी 17, इधर से हमें नज़र आ गई। सिंपल फ्रीक्वेंसी 17 है, कैमुलेटिव प्रीसीडिंग कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 19 है। प्रीसीडिंग का मतलब है कि जो आपका मीडियन ग्रुप है उससे जो प्रीवियस वाला था, एक अबव जो ग्रुप चल रहा है उसके, उसमें से हमने कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ग्रुप की चूज़ करनी है। तो उसका नाम सी रखा हुआ था फार्मूला में, तो वो हमने इधर पुट कर दी। हाँ, ये 20 जो है वो ये हमारे पास क्या है, क्लास जो मीडियन क्लास है h/f हमने करना होता है। तो h जो है वो क्लास का इंटरवल है। इस क्लास के दोनों एंड पॉइंट के दरमियान में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो कितना डिस्टेंस है, वो 20 का डिस्टेंस। तो h डिवाइडेड बाय f, ये h भी हमने मीडियन ग्रुप का चूज़ करना है और जो f है ये भी मीडियन ग्रुप का चूज़ करना है, विच इज़ 17। तो इसके बाद जो है वो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। मीडियन के बाद जो है माड पे आ जाते हैं। माड ग्रुप कैसे चूज़ होगा हमारा, इसके लिए कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए हमें। जो सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही है, सिंपल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ नहीं जाना। माड ग्रुप चूज़ करती दफ़ा फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो वाला ग्रुप हमारा जो है वो पूरे का पूरा माड ग्रुप कहलाएगा। तो इसमें जो है वो FM जो हमने एक चूज़ करना होता है, FM जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ माड ग्रुप होती है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप होती है और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग ग्रुप होती है। जो इसके बिलो आ रहा है वो फॉलिंग ग्रुप है, जो ऊपर आ रहा है ये प्रीसीडिंग ग्रुप है। F1 10 है और बाय चांस F2 भी 10 है और FM जो है वो हमारे पास 17 है। इसके अलावा H की ज़रूरत पड़ती है, तो क्लास इंटरवल इसमें भी 20 के इक्वल है, H की वैल्यू भी 20 है और लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो L की वैल्यू 104.5 है। जस्ट फार्मूला को सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर है। इसके बाद अगली जो हमारी कैलकुलेशन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। कंपैरिजन एक्चुअली जो परफॉर्म करता है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया इसी की बेस पे होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बेस पे। तो इसमें जो चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं, एक तो अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन। और इन टर्म ऑफ परसेंटेज हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो इन दो चीज़ों की रेशो की फॉर्म में आपके पास आंसर देता है। Coefficient of variation measure the variation in data. Smaller coefficient of variation indicate data is more consistent. इसका मतलब है जब कंपैरिजन कर रहे होंगे दो डाटा का, दो टीम का, दो लोगों का, तो उसमें से जिस टीम के, जिस बंदे के या जिस ग्रुप के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा आंसर, वो कंसिस्टेंट माना जाएगा। तो जैसे क्रिकेट की टीम जो है चूज़ करती दफ़ा प्रेफरेंस किस बैट्समैन को दी जाती है, जो कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि एक मैच में सेंचुरी बना रहा है, अगले 10 मैच में जो है वो 0-0 रन बना रहा है। तो इसके जो है अल्टरनेटिव कौन सा बंदा प्रेफर किया जाएगा, जो कि कंसिस्टेंट होगा, जिसके हर मैच में 20 से लेकर 30 तक रन हों। इसका मतलब है कि वो श्योरिटी दे रहा है कि इतने रन वो कर ही जाता है हर मैच में, तो उसकी श्योरिटी ज़्यादा चूज होने की किसी भी टीम के अंदर प्लेयर की, जो कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है वो कि अगर आपकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ग्रेटर वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है जो आपका डाटा है वो डिस्पर्स्ड है या उसके अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा आ रही है। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया है क्या, व्हेन देयर आर टू सेट ऑफ डाटा विद देयर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, द डाटा विद द स्मॉलर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी मोर कंसिस्टेंट। अब दो टीम का डाटा हमें गिवन है, हमने बताना है कि कौन सी टीम जो है वो कंसिस्टेंट है। टीम फर्स्ट टीम के गोल, नंबर ऑफ गोल गिवन है हमें, फुटबॉल की टीम रही, और नंबर ऑफ मैच, कितने मैचेस के अंदर जो है वो उसने 0 गोल किए, 27। ये एक टीम है ए। इसी तरह टीम बी जो है उसके लिए भी नंबर ऑफ गोल यही है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, नंबर ऑफ मैचेस कितने उसने जिनमें 0 गोल किए हैं, 1 गोल, 2, 3 एंड 4 गोल किए हैं, और रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। तो एक्चुअली दो डिस्ट्रीब्यूशन है ये, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर टीम ए
और दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर टीम बी। तो टीम ए और टीम बी दोनों के लिए एक्स की वेरिएशन आपके पास सेम है, 0 से लेकर 4 तक। तो हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। दोनों के फार्मूला गिवन है, उनके लिए जो हमें कैलकुलेशन चाहिए वो क्या चाहिए, एफ एक्स अरिथमेटिक मीन के लिए चाहिए होता है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ करना होता है। क्योंकि दोनों टीम का अरिथमेटिक मीन चाहिए तो f1x और f2x ये अरिथमेटिक मीन के लिए इस्तेमाल होंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जो आपके पास डिफरेंट वे हैं कैलकुलेट करने के, जो इधर फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं समेशन f1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस समेशन f1x डिवाइडेड बाय समेशन f होल स्क्वायर, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि माइनस एक्स ए बार स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह एक्स बार बी का भी आपका सेम फार्मूला है, जस्ट उसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी f2x स्क्वायर वाली इस्तेमाल होगी। तो ये वाला सम आपने जो आपको नज़र आ रही हैं इनको यूज़ करके फार्मूला के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन और अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया। अगला काम हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन को डिवाइड करना है बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों में हमने सेम काम किया इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो जो हमें आंसर स्मॉलेस्ट नज़र आ रहा है वो कौन सा है, बी टीम के लिए 1.02। इसका मतलब है बी टीम जो है वो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट है। वैसे आप डाटा को देख के ऑब्जर्व करें तो आपको क्या फील होगा कि कंसिस्टेंसी जो है वो किस टीम की है। तो तकरीबन एक गोल वाले मैच बराबर हैं, 3 गोल वाले मैच बराबर हैं दोनों टीम्स के, 4 वाले में 1 का डिफरेंस है, 2 गोल वाले में 2 का डिफरेंस है, और 0 गोल वाले में जो है वो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन जनरल देखा जाए तो इतना आसान नहीं है इस डाटा से जो है वो डिसाइड करना कि कौन सी टीम कंसिस्टेंट है। लेकिन फिर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सिंपल डाटा देखने से हमें पता ना चल रहा हो कंसिस्टेंसी, तो उस वक्त जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू हम कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो इधर डिसाइड ये हुआ कि टीम बी जो है वो कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो चेबीशेव थ्योरम है ये हमें अपर और लोअर बाउंड बताता है, एक इंटरवल बताता है कि जो k टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा किन दो वैल्यू के दरमियान में लाई करेगा। द प्रपोर्शन ऑफ वैल्यू दैट फॉल विद इन k स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन विल बी एट लीस्ट वेयर k इज एनी नंबर ग्रेटर देन 1। किसी भी नंबर k ग्रेटर देन 1 के लिए जब हम 1 माइनस 1 ओवर k स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें एक लीस्ट नंबर मिल जाता है कि कम अज़ कम स्टैंडर्ड डेविएशन आने का जो है वो चांस है वो हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर k स्क्वायर। कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन, k टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, s इधर फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल हो रहा है और x बार जो है अरिथमेटिक मीन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और वो बाउंड कौन सी बन रही है, x बार माइनस k टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसकी लोएस्ट बाउंड है, और हाईएस्ट बाउंड इंटरवल की क्या है, x बार प्लस k टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस बाउंड के अंदर जो है वो हमारे पास वैल्यू लाई करने की जो चांस है वो चांस हमें किस नंबर की फॉर्म में मिलता है, 1 माइनस 1 ओवर k स्क्वायर की फॉर्म। ये नंबर एक्चुअली हम इधर से फाइंड करते हैं चेबीशेव थ्योरम। ये वाली इस इंटरवल के दरमियान में वैल्यू लाई करने की जो चांसेस हैं वो हमें ये वाला नंबर देता है। इसके बाद एम्पेरिकल रूल जो है वो हमें बेल शेप के बारे में बताता है। बेल शेप को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये आगे चल के लेक्चर में हमने जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ने हैं उधर बड़ी डिटेल से इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है। इधर जस्ट आप बेल शेप आपकी जो रिंग करती है ना बेल, मेटल वाली आपने देखी होगी, मोस्टली जो है वो पाकिस्तान में तो शायद इस्तेमाल नहीं इतनी होती होगी अब वो, लेकिन जानवरों के गले में जो घंटी डाली जाती है, डिंग डांग के ऐड के अंदर जो बेल आती थी उस बेल की बात हो रही है। हिंदुओं के हाँ जो चलती हैं वही, जो अपनी इबादत के दौरान इस्तेमाल करते हैं वही बेल की बात चल रही है। तो उस बेल शेप की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हम लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। बेल शेप सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है।
ये उसी तरह ही ड्रा होती है। तो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो हमारे पास क्या रूल होल्ड करता है कि 68% ऑफ डाटा जो है वो लाई करेगा विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। के ऊपर वाली इनक्वालिटी के अंदर अगर हम अरिथमेटिक मीन की वैल्यू डाल दें और के की वैल्यू जो है वो 1 रख दें, तो जो हमारा डाटा है वो 68% इस इंटरवल जो बनेगा ना के इज इक्वल टू 1 के लिए, वो 68% वैल्यू जो है वो डाटा की इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। इसी तरह अगर के की वैल्यू 2 रख दी जाए तो जो नया इंटरवल बनेगा वो वाला इंटरवल जो है वो हमारे डाटा की 95% वैल्यू को कंटेन करेगा। और जो फॉर के इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा इंटरवल बनने जा रहा है, वो इंटरवल हमारे पास 99.7% वैल्यू ऑफ द डाटा को जो है वो कंटेन करेगा। इसके पीछे तो वैल्यू रह ही कोई नहीं जाती। 0.03% वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल पोर्शन है। इसका मतलब है कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अंदर जो आपका इंटरवल बनता है वो ऑलमोस्ट आपकी जो नॉर्मल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सारे डाटा को कवर कर ही लेता है। बिल्कुल स्मॉल सा पोर्शन जो है वो मिसिंग रहता है। तो मोस्टली जो है वो वैल्यू इस इंटरवल के अंदर लाई कर जाती है। नेक्स्ट जो है वो आपकी असाइनमेंट की क्वेश्चन है। ये मैं टीम पे अपलोड करूँगा, आपने इधर से देख लेंगे। जी, अगर किसका कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिए काइंडली। अच्छा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें से भी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जो आपका प्रीवियस लेक्चर है, जो लोग नहीं थे कल लास्ट टाइम क्लास में, वो लोग भी जो है क्वेश्चन पूछ सकती हैं। और जो अभी हमने डिस्कस किया है इसमें से भी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तो अच्छा तरीकाकार ये होगा क्वेश्चन पूछने का। आज तो चलें, आप जैसे भी पूछेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसका तरीकाकार आप ये करें कि आप स्लाइड नंबर जो है वो अपने पास नोट करें। तो स्लाइड नंबर नोट करने से जो है वो आपको और मुझे भी आसानी रहेगी कि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है और फिर उसका एग्जैक्ट आंसर भी आपको उसी तरह मिलेगा। तो क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपकी अटेंडेंस नोट कर लूँ। जी, क्वेश्चन के लिए हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। जब हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा बोलने का। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये कहना था कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप जैसे जैसे पढ़ा रहे होते हैं हम साथ साथ क्वेश्चन कर लिया करें, क्योंकि हम बाकी हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करते हैं तो वो हमारे लिए इजी रहता है। असल में इशू पता क्या है, आपकी रेगुलर क्लास चल रही हो ना तो फिर तो सम हाउ मैनेज हो जाता है। ऑनलाइन क्लास में जो है वो ये चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बाकी लोग पहले ही इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। मैंने मोस्टली ऑब्ज़र्व किया कि कोई बंदा दही लेने गया होता है क्लास में से, तो मैं क्योंकि रैंडमली दरमियान में से पूछ लेता होता हूँ, हाँ भाई फ़लाँ ये बताओ। तो जब फ़लाँ से पूछा जाता है तो फ़िज़ा बतूल से जब ये पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर दें, तो आगे से रिप्लाई ये मिलता है, सॉरी सर मैं मार्केट में आई हूँ। सर तो लेकिन जो ले रहे होते हैं उनके लिए तो इजी रहता है ना, इस तरह हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मुश्किल नहीं होगा। देखें, लेक्चर इस तरह होना ही नहीं करना ना नेक्स्ट टाइम से। लेक्चर का तरीकाकार लास्ट टाइम शायद आपको मैंने बताया भी था कि मैं लेक्चर जो है वो हमेशा से आपका रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करूँगा। आप जो है वो बड़े मज़े से बैठ के जब भी आप फ्री हों वो लेक्चर सुनेंगे। जिधर जिधर आपको डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही होगी वो आप नोट कर लेंगे, और जब क्लास का टाइम होगा उसमें हम डिस्कशन रखा करेंगे। तो दरमियान वो आप यही समझें कि जब भी आपकी बारी आनी है उसमें आपके पास ऑप्शन है, आप रोकें, सोचें उस पर, जितना मर्ज़ी टाइम दें और फिर क्वेश्चन पूछें अपना। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है।
असल में ये रिकॉर्डिंग का तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट इस वजह से करना पड़ता है कि सम टाइम जो है वो स्टूडेंट के इंटरनेट का भी इशू आ जाता है और सम टाइम मेरी तरफ से भी जो है वो इंटरनेट का इशू आ जाता है। तो ये अनसर्टन सी चीज़ है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना स्टूडेंट की तरफ से और ना ही मेरी तरफ से। तो रिकॉर्डिंग में जो है वो ये चीज़ मैनेज हो जाती है कि अगर मेरी तरफ से इंटरनेट में इशू आ भी रहा हो तो लेक्चर आप तक पहुंच चुका होता है, और इसी तरह अगर आपकी तरफ से भी इंटरनेट का उस वक्त इशू हो तो आपने लेक्चर तो एटलीस्ट सुन लिया होता है। तो फिर पीछे एक ही पोर्शन रह जाता है, अटेंडेंस आप लोगों की मार्क होना। तो उसमें जो है वो आप किसी ना किसी तरह लॉग इन हो ही सकती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। सर डिपार्टमेंट वालों की तरफ से आया था कि पर वीक एक क्लास होगी। हाँ, वो एक ही हुआ करेगी इंशाल्लाह। इसमें जो है वो मैंने क्लास इस वजह से ले ली है कि आपका जो कल की क्लास थी ना उसमें आधे लोग जो हैं वो ऐड थे, आधे लोग ऐड नहीं थे। तो इस वजह से ताकि जो लोग रह गए थे उनकी क्लास भी हो जाए, तो इस वजह से इस वीक में 2 क्लासेस हुई हैं। नेक्स्ट वीक में जो अगर डिपार्टमेंट की एक की क्लास है तो फिर एक ही हुआ करेगी। अगर डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि 2-3 क्लासेस लें तो 2-3 ले लेंगे। सर अगर वीक में 2 क्लासेस होती हैं तो स्टूडेंट के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। नहीं, वो एक ही, देखें वो ज़्यादातर एक ही है। वो ऑप्शन पहले भी मौजूद था कि एक क्लास लें आप, और अगर दूसरी आप लेना चाहते हैं तो ले लें। पहले भी इसी तरह का ऑप्शन था, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं बात के एग्जैक्टली एक ही हुआ करनी है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, लोड मैनेजेबल रहेगा आपको। अच्छा, इसमें जो है वो जो स्टैटिस्टिक का और प्रोबेबिलिटी का आपका जो ये कोर्स होता है ना, इसमें कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है आपकी। तो कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं आपको इसमें रटनी पड़ती। एक फार्मूला याद करना है और फिर उसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है आपने, वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का तरीकाकार आपको आना चाहिए। बाकी जस्ट फार्मूला के अंदर फिर वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करनी है, बाकी तो कैलकुलेटर का काम है। तो कोई इतना डिफ़िकल्ट कोर्स है नहीं, अनलेस कि आप इसे खुद ना डिफ़िकल्टी में कन्वर्ट कर लें। कोर्स सिंपल है बना, तो सिंपल फार्मूले होते हैं, 1-2 दफ़ा आप उनको देखें तो वो याद हो जाने वाले होते हैं। और बाकी डाटा की जो एक्सट्रैक्शन है स्टेटमेंट से, सम टाइम डायरेक्टली डाटा मिल जाता है, सम टाइम आपको स्टेटमेंट से निकाल के खुद पुट करना पड़ता है। तो उस केस में जो है वो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपको ग्रिप आती जाएगी इस पर। तो ये इतनी कोई डिफ़िकल्टी वाली बात है नहीं। तो इस वीक में आप मैनेज कर लीजिएगा लोड को। चले, मैं आपको जो असाइनमेंट दी है वो इस वीक की नहीं देता, इसमें नेक्स्ट वीक जो है वो भी आपको टाइम दे देंगे कि आप नेक्स्ट वीक के जो एंड पे असाइनमेंट अपनी सबमिट करवा। जी, अगर किसका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर फौरी तौर पे किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप जो है वो बाद में अगर किसी दफ़ा किसी को लेक्चर पढ़ती दफ़ा मसला आ रहा हो तो वो मुझे चैट के अंदर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। टीम के अंदर जो चैट का ऑप्शन आता है, जो मैसेजिंग का ऑप्शन आता है इधर, इसी के अंदर जो है वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इधर जनरल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि इधर फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। जो पर्सनल चैट होती है ना टीम्स के अंदर, उसमें आप मुझे मैसेज करके पूछ लें ताकि इंडिविजुअल का मैसेज इंडिविजुअल तक रहे। तो ये क्वेश्चन वाला जो काम है ये आप किसी वक्त भी पूछ सकते हैं, जब भी मैं फ्री हूँगा मैं आपका क्वेश्चन का आंसर कर दूँगा। ये अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को लीव करते हैं। सर ये स्लाइड्स अपलोड कर दी आपने या नहीं? जी, ये कल मैंने अपलोड कर दी हुई है, स्लाइड भी अपलोड कर दी हुई हैं और 2 रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड हो चुकी हैं। अभी ये तीसरी रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी अपलोड होगी।